हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। इस वीडियो में हम जैसे कि मैंने आपको पहले यूनिट जो सेकंड थी वो कंप्लीट करवा दिया है। उसके अंदर मैंने आपको संविधान की विशेषताएं इनके ऊपर आपको मैंने पूरा डिस्कशन किया था। उसको मैंने कम से कम 3 वीडियोस में कंप्लीट करवा दिया। एक में मैंने नीति निर्देशक तत्व लिया था पार्ट 2 में, और एक में मैंने पार्ट 1 में आपका मौलिक अधिकार लिया था। और उससे पहले जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें चैप्टर फर्स्ट आपका संविधान के बारे में लिया था, जिसमें मैंने उसकी विशेषताएं आपको बताई थी। अब इस वीडियो में हम जो यूनिट आपकी थर्ड है, संस्थागत कामकाज, प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका, अब इस वीडियो को भी हम 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ लेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, फिर हम जो चैप्टर आपका 2 है संसद उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो थर्ड चैप्टर आपका न्यायपालिका उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पूरे जो ये वाला जो वीडियो आपकी वो पूरी रहेगी आपके प्रधानमंत्री के ऊपर। आप इसमें जानेंगे कि प्रधानमंत्री आखिर में होता कौन है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या होती है, या प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, कि हाँ वो कितने टाइम तक अपना एक तरीके से शासन करता है। और फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियाँ क्या होती हैं, और इसमें हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो संबंध होते हैं, या राष्ट्रपति के साथ जो प्रधानमंत्री के संबंध होते हैं, या फिर संसद के साथ जो उसके साथ संबंध होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रधानमंत्री का इस यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा ही आएगा। तो मैंने आपको वैसे इसके ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लेना, वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने वो सब आपको वहाँ पे बताया है। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें मैं ना आपको एंड में है ना जो इस यूनिट से आपसे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं उनके बारे में भी बताऊँगी। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आप देखते हैं कि जो प्रत्येक आधुनिक राज्य में ना सरकार के 3 अंग होते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा हमारे भारत में आपने देख रखा है कि जो सरकार है उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। एक तो होती है विधायिका, एक होती है हमारी कार्यपालिका, और एक होती है न्यायपालिका। अब आप इन तीनों से एक तरीके से आपने अगर 11th और 12th में अपने पॉल साइंस पढ़ी होगी तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि विधायिका कौन होती है, विधायिका का कार्य क्या होता है, या फिर कार्यपालिका या न्यायपालिका। अगर जिसको नहीं भी पता तो मैं उसको एक बार बता देती हूँ। मैंने इस वीडियो को ऐसे बनाया कि जिन बच्चों ने पहले नहीं भी पढ़ा होगा उनको भी ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो आपको पता है कि जो प्रत्येक संगठित समाज में ना कुछ नियम कानून अवश्य ही होते हैं, और सरकार के कानून निर्माण करने वाले अंग को भी विधायिका कहते हैं। जो कानून का निर्माण करता है, एक तरीके से जो कानून को बनाता है उसको हम विधायिका कहते हैं। अब जो उस कानून को एक तरीके से क्या करता है, उस कानून को लागू करता है, इट मीन्स क्रियान्वित करता है। जो कानून मान लो विधायिका ने जो निर्माण किया उस कानून को कोई ना कोई एक तरीके से अप्लाई करना है, तो इसे उसको क्या करना, क्रियान्वित करना। उसको लागू करने के लिए कौन होती है, कार्यपालिका होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके 3 अंग हैं। तो विधायिका क्या करेगी, कानून निर्माण करेगी, और ये क्या करती है, उस कानून को क्या करती है, एक तरीके से अप्लाई करती है। अब न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका करती है ना कि उस कानून को क्या करते हैं, एक तरीके से उसको अच्छे से लागू करवाने का काम करती है। क्योंकि अगर वो कानून एक तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसका उस कानून का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। तो यही काम होता है न्यायपालिका का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सरकार के जो हमारे 3 अंग हैं उनका क्या क्या वर्क है। अब मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारा एक तरीके से प्रधानमंत्री होता है ना, कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। इस कारण से आपको जानना जरूरी है कि आखिर में कार्यपालिका का क्या वर्क है, कि वो क्या करती है, कानून को क्रियान्वित करती है, उसको लागू करती है। इसी टाइप से जो प्रधानमंत्री की अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो क्या है। अब आपने जान लिया कि वो हमारे जो सरकार होते हैं उसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम देखते हैं कि जो हमारा रोल है प्रधानमंत्री का, पीएम का, वो हमारे एक तरीके से हमारे देश के अंदर क्या वो रोल अप्लाई करता है। ऐसे मैंने आपको इन शॉर्ट वे में जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है क्या वो बता दिया। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका। संविधान द्वारा है ना भारत में ना संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अब इस संसदीय का मतलब आपको मैं बताऊंगी। इसकी मुख्य विशेषता होती है ना कि सरकार का उत्तरदायित्व जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या किया जाता है, संविधान के प्रति एवं लोगों के प्रति निरंतर बना रहता है। अब संसदीय प्रणाली, आपने वर्ड सुना होगा कि संसदीय प्रणाली होती है हमारे भारत के अंदर। अब इस संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं अगर आपको ईजी वे में बताना चाहूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है ना कि आपने देख रखा है कि केंद्र लेवल पे हमारी प्रधानमंत्री वर्क करता है, ऐसे ही हमारे राज्य लेवल पे कौन करता है, मुख्यमंत्री। फिर उसके नीचे जाएंगे तो एमएलए, एमएलसी, ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से ये बटे हुए इनके कार्य। ये नहीं है कि किसी एक को शक्ति दे दी गई है और वही वर्क को करेगा। इसमें हमारी क्या कर रखे हैं, डिवाइडेबल कर रखे हमारी शक्तियों को। इसलिए इसको क्या कहा गया, हमारे भारत के जो संविधान है उसको क्या बोला गया, लोकतंत्र को संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। तो यही बताया गया। और इस व्यवस्था में ना 2 कार्यकारी मुख्य होते हैं। अब कौन कौन मुख्य होता है,
एक तो होता है हमारा जो राष्ट्रपति होता है, कौन, एक राष्ट्रपति, दूसरा होता है हमारा प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति होता है ना वो एक तरीके से नाम मात्र और है ना ऑफिशियल तौर पर एक तरीके से वो होता है कार्यपालिका का हेड होता है, परंतु जो प्रधानमंत्री होता है ना वो वास्तविक उसके पास एक तरीके से शक्तियाँ होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो राष्ट्रपति है उसे ऐसा क्यों कहा गया है कि नाम मात्र का एक तरीके से वो होता है। ये इसलिए कहा गया है ना कि अगर आप आर्टिकल 74 को देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा ना कि जो भी वर्क करता है ना वो प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होती है, उसके एक तरीके से सुझाव या उसके एक तरीके से उसकी सलाह पर ही करता है कोई भी वर्क। तो इस कारण से इसको ऐसा कह दिया जाता है ना कि नाम मात्र तथा औपचारिक, क्योंकि सारे जो निर्णय लेने की या कोई भी एक तरीके से आप देखें कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है। परंतु अगर आपने देखा होगा कि साइन वाइन करवाने के लिए वो राष्ट्रपति के पास जाता है। आगे मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी, पहले आप हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में ना राष्ट्रपति कैसा होता है, एक संवैधानिक प्रधान या यूं कहो कि नाममात्र कार्यकारिणी प्रधान होता है, और कार्यपालिका का समस्त कार्य औपचारिक रूप से क्या होता है, राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। अगर आप देखें कि हाँ फॉर्मल तौर पे अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई बिल होता है, अगर उसको एक्ट बनाना होता है तो वो किसके पास साइन होने के लिए जाता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। और जब तक उसको अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करता तो क्या नहीं होता, वो बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और ना ही वो लागू हो पाता है। तो इस कारण से ऐसा कहा गया ना कि औपचारिक रूप से क्या होता है, एक तरीके से राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी वर्क किया जाता है। और बट है ना हम ये भी नहीं कह सकते ना कि जो हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं उसके पास बहुत कम पावर होती है, ऐसा नहीं होता, उसके पास भी बहुत सारी पावर होती हैं। अब दूसरे शब्दों में कहें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ना मंत्रिपरिषद और वास्तविक कार्यकारी प्रधान की भूमिका निभाता है। आपने देख रखा होगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और उसके अंदर ही एक तरीके से वो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख, संसद का नेता, देश का नेता और दल का नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतीक स्वरूप होता है। आपने देखा, अब इसकी भूमिका के बारे में हम जान लें इसके अंदर, तो आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री होता है वो कैसा होता है, मंत्री से परिषद का प्रमुख होता है, संसद का नेता होता है, देश का नेता होता है, दल का नेता होता है और सर्वोच्च राजनीतिक शक्तियों का प्रतीक स्वरूप होता है। ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार है ना, वास्तव में ना जो प्रधानमंत्री है ना वो संपूर्ण तंत्र की धुरी होता है। अब उसको धुरी क्यों कहा गया, एक तरीके से धुरी की कील हम बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की धुरी का केंद्र बिंदु है, परंतु फिर भी सबसे ज़्यादा अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है, जबकि प्रधानमंत्री को बस कुछ ही अनुच्छेदों में देखा गया है। आप अगर देखेंगे ना, अगर हम आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स में ना आप देखेंगे ना कम से कम 10 या 12 तो आर्टिकल्स है ना हमारे 52-62 तक, 52 से लेकर 62 तक जो हमारा प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति है इसका उल्लेख है ना, आप देखेंगे तो 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल्स में किया गया है। परंतु हमारे जो प्रधानमंत्री अगर उनका आप अनुच्छेद देखेंगे, आप उनके आर्टिकल्स देखेंगे तो उनका उल्लेख बहुत कम उसमें किया गया है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि प्रधानमंत्री के पास कम शक्तियाँ या हमारे जो राष्ट्रपति के पास ज़्यादा शक्तियाँ, ऐसा नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री को क्या किया गया, कुछ अनुच्छेदों में ही सिमट कर रख दिया है। दरअसल व्यवहारिक तौर पर देखें तो ना जनता सीधे प्रधानमंत्री को ही चुनती नहीं है। आपने देखा होगा कि हम क्या एक तरीके से पीएम को वोट देते हैं, आप देखते हैं कि हाँ हमारे एक तरीके से केंद्र सरकार को चुनने के लिए वोट दिए जाते हैं, परंतु जो इसकी नियुक्ति होता है ना, इसकी नियुक्ति में आपको मैं बताऊंगी कि कैसा एक तरीके से इसका प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, वो तो संसदों को चुनती है, मतलब हम क्या किसको चुनते हैं, एक तरीके से जो संसदों को चुना जाता है उसमें से जो बहुमत प्राप्त दल के ना संसद होते हैं और वह अपना नेता चुनते हैं जो कि प्रधानमंत्री बनता है। आपको पता चल गया एक तरीके से जो उनमें जिन्होंने बहुमत प्राप्त किया होता है वो अपने एक तरीके से हेड को चुनते हैं कि हाँ ये प्रधानमंत्री के तौर पे वर्क करेगा। तो यही चीज़ है। और प्रधानमंत्री ना मंत्रिपरिषद का चुनाव करता है। शायद एक कारण यह है ना जिससे कि क्या होता है प्रधानमंत्री को ज़्यादा अनुच्छेद नहीं मिल पाया। अब इनका उल्लेख आप देखेंगे तो 3 बार किया गया, जो हमारा अनुच्छेद है उसके अंतर्गत हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका उल्लेख 3 बार किया गया है। अब हम देखते हैं किन किन आर्टिकल्स में इसका उल्लेख किया गया है। जो आर्टिकल 74 है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो आर्टिकल 74 है उसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की सहायता है वह परामर्श के लिए ना मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मतलब अगर वो कुछ वर्क मतलब अगर वो सलाह लेती है तो किससे लेगी, मंत्रिपरिषद लेगी। और मंत्रिपरिषद किसका एक तरीके से किसके अंडर वर्क करता है, वो होता है प्रधानमंत्री के अंडर। तो इस कारण से एक तरीके से वो प्रधानमंत्री के से ही सलाह और सहायता प्रदान लेती है जो हमारी राष्ट्रपति होती है। अब जो हमारा आर्टिकल 75 है इसके अनुसार क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब आपने देखा कि जो अनुच्छेद 75 है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब वो कैसे करता है, आपने देखा कि हम चुनते हैं उन्हें, बट नियुक्ति आखिर में
क्यों इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति ही करता है इसकी नियुक्ति, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम इसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंतर्गत मैं आपको ये चीज़ बता दूंगी। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करते हैं, परंतु किसकी सलाह से, वो करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि इसके अंदर उपबंध दिए गए ना कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संदर्भ में प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि वह संघ के कार्यों का प्रशासन व विधायी प्रस्ताव और मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के से राष्ट्रपति को सूचित करें। इसका सेकंड ख है, जो 78 ख है, वो है कि संघ के कार्यों का प्रशासन व विधायी संबंधी जिस जानकारी को राष्ट्रपति आगे उसको दे। ऐसे ही आर्टिकल 78 ग है, जिसमें कहा गया है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर क्या किया जाएगा, मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखेंगे। तो इसके अंदर ये है। अब हम देखते हैं, अब आपने देख लिया कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो किस में है। आखिर में आपने देखा कि भूमिका के तौर पर इसका क्या कहा गया है, 3 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ऐसे ही जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, वो दल का नेता होता है, आखिर में संसद का नेता होता है, देश का नेता होता है और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतीक स्वरूप में उसको एक तरीके से उसकी भूमिका को दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। अब आपको मैंने जैसे पहले आर्टिकल 75 में आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। अब बट कैसे, अब ये हम इसके बारे में जानेंगे इसमें। ओके, तो इसमें है ना जो संविधान के ना अंतर्गत है ना प्रधानमंत्री के निर्वाचन के बारे में ना कोई भी स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बताई गई है कि हाँ इनका निर्वाचन इस टाइप से होता है। ओनली अनुच्छेद जो 75 में ये कह दिया गया है ना कि क्या कहा है कि राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब कैसे करता है इसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं है इसका, तो वही चीज़ कही गई है कि इसका स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। जो शीर्षक जो है ना अनुच्छेद 75 में ये कह दिया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, परंतु ये नहीं कि जो राष्ट्रपति जिस मर्जी को भी कोई भी व्यक्ति हो कहीं का भी हो किसी को भी क्या कर दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए ना क्या होता है ना कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत है ना जब देश में आम चुनाव का गठन होता है ना तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु बुलाया जाता है। जैसे मान लो कि जो संसद में आपको क्या बताया था मैंने आपको ऊपर मैंने बताया था कि संसद के लिए हम चुनाव देते हैं, उसमें जो बहुमत दल होती है उसका एक व्यक्ति क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो वैसे ही कि जो प्रधानमंत्री मान लो किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, अब उन्होंने उस जो बहुमत पार्टी है उसने बोले कि हाँ इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो जो वो प्रधानमंत्री के लिए खड़ा होगा ना उसको बस ये राष्ट्रपति कह देता है ना कि हाँ ये प्रधानमंत्री बनेगा। बस राष्ट्रपति का इतना ही वर्क होता है, ये नहीं होता कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जिस व्यक्ति को भी क्या कर दिया जाए वो प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो यही चीज़ कही गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से जो राष्ट्रपति होता है उसकी नियुक्ति करता है। वो अपनी मनमर्जी की नियुक्ति नहीं करता, वो क्या करता है जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका जो बहुमत प्राप्त जो नेता होता है उसको क्या कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है हाँ कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो राष्ट्रपति होता है वो किसको बुला लेता है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति हेतु बुला लिया जाता है। तो यही चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका होगा तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। आप लाइक बहुत कम करते हैं, आप मेरे ख्याल से भूल जाते हैं कि क्या अगर आपको ये वीडियो सच्ची में अच्छी लगती है तो प्लीज़ से लाइक करें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से जो नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो हमारे द्वारा ही किया जाता है, वो हमारे आम लोगों के प्रति ही क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। तो और हाँ अगर ये सरकार अगर अच्छे से वर्क नहीं करती तो आपको पता है कि हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, फिर हम उस पार्टी को क्या नहीं करते, चुनते नहीं है, जिसके कारण उनका बहुमत इकट्ठा नहीं हो पाता और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो अब आपको पता चल चुकी होंगी। तो वही कहा गया है कि इस स्थिति में ना जो राष्ट्रपति होता है ना वो अपने ना व्यक्तित्व विवेक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर दे, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति ना अपने विवेक अधिकार का तभी प्रयोग करता है ना जब लोकसभा में ना किसी भी दल को क्या नहीं होता, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला होता। मान लो कि चुनाव में मतलब हमने पार्टिसिपेट किया और हमारा चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद क्या होता है कि बहुमत पार्टी को देखा जाता है पर किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो उस स्थिति में क्या करेगा ना कि जो राष्ट्रपति होगा ना कि उस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्य सबसे बड़े दल एवं गठबंधन के नेता को क्या कर देता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। आपने देख रखी होगी कितनी बार गठबंधन की भी सरकार आ रखी है। गठबंधन की सरकार क्या होती है, 2 पार्टीज मिलकर जिनके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट हैं वो दोनों पार्टी मिलकर एक प्रधानमंत्री को क्या कर देती है, वो स्वीकार करती है, तो उसी को क्या कर देता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। अगर गठबंधन की सरकार भी नहीं आ पाई तो गठबंधन की सरकार नहीं आ पाती तो तब उस कंडीशन में क्या करता है, राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार से क्या करता है, किसी को भी प्रधानमंत्री बनाता है, वो भी लोकसभा के, और उससे कहता है ना कि 1 माह के अंदर
1 महीने के अंदर ना क्या करना होगा कि उसको सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है कि हाँ 1 महीने के अंदर क्या करे, वो अपने लोकसभा में क्या करे, विश्वास मत हासिल करे, जिससे कि फिर वो प्रधानमंत्री बना रहेगा लॉन्ग टाइम तक। फिर उसके बाद वही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करता रहता है। तो यही चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल। अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने टाइम का, ये इसके बारे में हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री है ना, जो मुख्यतः है ना 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। आपको पता है कि हर 5 ईयर में हमारे क्या होते हैं, वोट होते हैं। हम 5 साल के बाद क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री के वोट होते हैं, और मुख्यमंत्री वाले जो हमारे राज्य के अंदर भी होते हैं उनके भी वोट होते हैं। तो यही चीज़ है, परंतु उसका जो कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो अपने पद पर तब तक बना रहता है ना जब तक उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। आपको पता है कि अगर मोदी की जो सरकार थी वो इस साल भी आई, और उससे पिछले जो वोट हुए थे उसमें भी आई थी। तो यही चीज़ है कि प्रधानमंत्री का एक निश्चित कार्यकाल नहीं है। जब तक उसको बहुमत प्राप्त मिलता है, मतलब बहुमत होता रहेगा उसका, तब तक वो क्या होगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहता है। तो यही चीज़ है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देता है तो उसे क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है, फिर उसे क्या करना होता है, रिजाइन करना पड़ता है। तो यही चीज़ है। अब आपने देख लिया कि कार्यकाल इसका कितने टाइम पीरियड तक है। अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। इससे तो पेपर में बहुत एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में क्या करना है, एक तरीके से व्याख्या करें। तो इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस टॉपिक को जरूर अच्छे से करके जाना। और आपको अगर मैं एक बात कह देती हूँ, अगर आपने मेरी ये वीडियो जो देख रहे हैं ना, अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी होगी ना, तो आपको इतने अंडरस्टेबल हो जाओगे ना आपके पेपर में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप आसानी से उसे लिख पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उसे ना लिख पाएँ, आप ईजिली एबिलिटी से ना आप लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। जो संसदीय शासन व्यवस्था में ना कार्यपालिका का ना वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भांति है ना, उसे इतनी शक्तियां प्राप्त होती है। आपको पता होगा जो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, तो वही चीज़ है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की भांति है ना, उसे इतनी शक्तियां प्राप्त होती है ना कि उसे प्रशासन की धुरी भी कहा जाता है। इट मीन्स इसके ही इर्द गिर्द सारे के सारे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो यही चीज़ें हैं। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में ना प्रधानमंत्री का पद सत्ता तथा उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र बना हुआ है। प्रशासन में कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसे इतनी सारी क्या होती है, शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन क्या किया गया, निम्नलिखित किया गया। जो इसके नीचे दिए गए हैं उनका हमने एक एक करके इसका वर्णन कर रखा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कार्य एवं शक्तियाँ हैं। मैंने ना इसको ना आपको मेन पॉइंट में ना इसको डिवाइडेबल करके करवा रखा है, जिससे कि ना आपको ना बहुत ईजिली होगा इसको याद करने में भी और समझने में भी। आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे कि हाँ एक एक वर्क आप याद करो, ऐसा कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ होती हैं। तो अब आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ। अब इनको मैंने 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स ऐसे करके इसको डिस्क्राइब कर रखा है। जैसे कि प्रधानमंत्री परिषद की बैठक को बुलाना तथा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करना, ये भी क्या होता है, इसकी शक्तियाँ ही तो है प्रधानमंत्री की। ऐसे कि मंत्रियों के लिए मंत्रालय निर्धारित करना। अब आप देख सकते हैं कि विभागों का वितरण, अगर आप चाहें कि इसकी हेडिंग डाल दें तो इसकी हेडिंग भी आप लिख सकते हैं कि विभागों का वितरण। और फिर इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ कि प्रधानमंत्री के अंदर मंत्रिपरिषद होते हैं, इन्होंने क्या कर रखे होते हैं, विभागों का वर्गीकरण कर रखा होता है कि सबको अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। किसी को कृषि मंत्रालय, किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय, इस टाइप से सब डिवाइडेबल कराया जाता है। ओके, तो इस टाइप से आप इसको एक्सप्लेन करके अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा। तो यही चीज़ है, जैसे आप इसको फर्स्ट पॉइंट बना लें, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, की मंत्रियों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों का नेतृत्व करना। इसकी ये भी शक्तियाँ हैं कि वो क्या करता है, मंत्रियों के माध्यम से जो भी कार्य होते हैं विकास के लिए उसका नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है, अब इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, कि राष्ट्रपति के प्रति इसके क्या मतलब उनमें शक्तियाँ दी गई हैं इन्हें। तो राष्ट्रपति को सलाह देना, आपको मैंने बताया कि इसका 74 जो आर्टिकल है वो यही चीज़ है कि वो क्या करता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कोई भी कार्य करता है। तो यही चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है कि तत्कालीन योजना एवं विकास कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराना और सूचित करना, कि हाँ उनको एक तरीके से सब चीज़ों के बारे में बताना जाना कि हाँ ये कार्य किया जा रहा है या कुछ भी समथिंग, यही चीज़ें हैं। तो ये आपने देख लिया कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्ति क्या है। इसको आप 4 पॉइंट, इसको 5 पॉइंट, इस टाइप से आप इसको अपने वे में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, नेक्स्ट है इसका संसद के संबंध में शक्तियाँ। अब संसद के संबंध में कैसे शक्तियाँ होती है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। आपको पता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसका कौन प्रमुख होता है, उसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन के लिए सलाह देना, कि जो राष्ट्रपति को क्या करना है, लोकसभा के विघटन के लिए क्या करना है, एक तरीके से उसको एडवाइस देना, ये भी इसका कार्य है। नेक्स्ट है कि संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना सरकार को, तो ये भी क्या करता है, प्रधानमंत्री की शक्तियों को ही दर्शाता है। नेक्स्ट है कि संसद में जनता के सवालों का
का जवाब देना और उसके प्रति जवाबदेही होना। अब आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है क्या होता है, वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है कि जो प्रधानमंत्री वर्क करता है वो जनता के हित के लिए ही करता है। इट मीन्स जो भी हमें अपेक्षाएं होती है अपनी सरकार से कि हाँ हमारी सरकार जो आएगी वो इस टाइप की वर्क करवाएगी, तो हम उसके प्रति क्या होता है, मीन्स जो जनता होती है वो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि वो जनता को ध्यान में रखकर अगर मान लो कि वो उसके अगेंस्ट होकर कार्य करेगा तो क्या होगी, 5 साल बाद फिर सरकार बदल जाएगी। तो यही तो अब आपने देख लिया कि संसद के संबंध में जो हमारी जो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या हैं। नेक्स्ट है इसका कि प्रधानमंत्री के अन्य कारक। आप देखते हैं अन्य कार्य क्या क्या है। जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का क्या होता है, एक तरीके से अध्यक्ष होता है, वो उसका हेड होता है। आपको पता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। तो यही चीज़ें। अब जो प्रधानमंत्री होता है वो तथा आपातकाल। अब ये प्रधानमंत्री तथा आपातकाल, इसमें क्या क्या, प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेदों जिसमें आपका जो आपको पता है कि हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, जो आपातकाल होते हैं वो लगते हैं। वो कितने टाइप की होती है, 3 मतलब तरीके की इमरजेंसीज लागू की जाती है। एक होता है 352, एक होता है 356 और एक 360। इसमें क्या होता है, इसमें नेशनल इमरजेंसी होती है जो हमारी राष्ट्रीय आपातकाल होता है। इसके अंदर हमारा जो राज्य आपातकाल होता है, इसके अंदर जो फाइनेंशियल, जब वित्त से रिलेटेड क्या होती है आपदा आ जाती है तो इसके आपातकाल लग जाता है, ये वाला 360 वाला। आज तक हमारे देश में ना जो फाइनेंशियल इमरजेंसी ना वो आज तक नहीं लगी है। और ऐसे ही जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है वो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी, आपको पता होगा। आप सोचेंगे कि प्रधानमंत्री का आपातकाल से क्या संबंध है, इट मीन्स आपातकाल के बारे में प्रधानमंत्री की में क्या शक्तियां मिल गई हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको शक्ति मिल रखी है आपातकाल के हेतु, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टाइम पे क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अगर मान लो कि देश में आपातकाल लगा तो उस टाइम क्या करें प्रधानमंत्री, कोई भी हमें क्या होता है हमारे मौलिक अधिकार छीनने जाता है, ओनली 20 और 21 को छोड़कर। और ऐसे इसी टाइप से अब क्यों प्रधानमंत्री को इसमें कहा गया कि आपातकाल, तो इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है, जो कि 74 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो राष्ट्रपति की सारी जो शक्तियां होती है एक तरीके से देखा जाए तो सारे कार्य किसके अकॉर्डिंगली करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है। तो यही चीजें हो गई कि सारा घूम फिर कर किस पर आ जा रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री की भी भूमिका हो गई आपातकाल हेतु। तो यही चीज़ है क्योंकि वो अपना क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है राष्ट्रपति को। तो अब आपको पता चल गया इसकी ये भी शक्तियाँ हैं। एक इसकी नेक्स्ट शक्ति ये है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है ना जिनके नामों की सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के अपने मंत्रियों को चुनने की क्या होती है, एक तरीके से शक्ति होती है कि हाँ वो राष्ट्रपति को बोलता है कि हाँ मैं इसको पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, मंत्री को, इस मंत्री को। तो वो इस टाइप से क्या करते हैं, उनका एक तरीके से नियुक्ति कर देते हैं उन मंत्रियों की। नेक्स्ट है कि वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से क्या करता है, निर्णय बदल भी सकता है। इसके पास ये भी शक्तियाँ होती हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जो प्रधानमंत्री है उसके पास अपने मंत्रियों की सिफारिश करने की भी शक्ति है और किसी भी एक तरीके से अपनी मर्जी के हिसाब से क्या करना है, निर्णय बदलने की भी शक्ति है। नेक्स्ट इसकी शक्ति ये है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त और बर्खास्त किए जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि अब इतनी सारी मैंने आपको क्या करवा दी, इसकी शक्तियों के बारे में उल्लेख कर दिया। मैंने आपको पहले इसको डिवाइडेबल करके पढ़ा दिया था कि आपको वो ना हो, याद करने में दिक्कत ना हो कि मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। नेक्स्ट इसके राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। फिर हमने संसद के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्तियाँ देखी। फिर हमने प्रधानमंत्री के जो भी अन्य वर्ग जो इसमें रह गए थे इसके अकॉर्डिंगली उसको देखा। तो अब आपको पता चल गया कि इतनी सारी को शक्तियाँ प्रदान हो रखी है प्रधानमंत्री को हमारे देश के अंदर। अब हम देखते हैं भारत में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संबंध, इट मीन इसके क्या रिलेशन है। अब इससे पहले ना हम ये जान लेते हैं ना कि जो मंत्रिपरिषद है और मंत्रिमंडल, आपने ये दो नाम जरूर सुने होंगे। आपने अगर 11th में भी पढ़ा होगा तो भी आपने इन नामों को सुन रखा होगा कि मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है। तो आखिर ये है क्या। अब हम देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है ना वो ये होती है ना कि जो प्रधानमंत्री के अंडर वर्क करते हैं, मतलब जो इसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है इसका प्रधानमंत्री परिषद का प्रधान। और जो मंत्री की सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये नहीं है कि जो राष्ट्रपति वो अपनी मर्जी से किसी भी मंत्री को क्या कर दे, मंत्रिपरिषद में शामिल कर दे, ऐसा नहीं होता। मंत्रिपरिषद होता है ना वो कैसा होता है, वो बड़ा निकाय होता है और मंत्रिमंडल छोटा निकाय होता है। इसके अंदर कम से कम 60-70 जो मंत्री होते हैं वो होते हैं और जो मंत्रिमंडल होता है उसमें 20-30 जो मंत्री होते हैं वो होते हैं। ऐसे ही जो मंत्रिपरिषद है उसमें जो मुख्यमंत्रिमंडल है, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये सब आते हैं, परंतु जो आपका जो वो है ना मंत्रिमंडल उसके अंदर ओनली कैबिनेट मंत्री आते हैं।
तो ये आपको पता चल गया कि मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। और आपको मैं बता दूं ना कि पहले ना मंत्रिपरिषद में ना कितने भी मतलब मंत्रियों को ऐड कर लिया जाता था, परंतु जो 91वां संशोधन हुआ था ना उसके बाद है ना क्या कर दिया गया ना कि जो लोकसभा की जो जितनी भी संख्या होती है ना उसका कम से कम 15% ही क्या किया जाता है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को रखा जाता है, ऐसा कर दिया गया है। तो अब आपको पता चल गया। ओके, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अब आपने देखा कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरह ही ना भारत का प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और मृत्यु का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। मान लो क्यों ऐसा कहा गया है कि इसके निर्माण का भी एक तरीके से केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री है, जीवन का भी केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री और मृत्यु का भी प्रधानमंत्री है। ऐसा इसलिए कहा गया है ना क्योंकि जब प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री जब बनते हैं ना तो उसमें ना उन्हीं के मंत्रियों को लिया जाता है जो कि उनके मतलब जिनकी वो सिफारिश क्या कहते हैं, राष्ट्रपति से करते हैं उनके अनुसार ही। और जैसे प्रधानमंत्री मान लो अगर त्याग पत्र देता है तो उसके साथ पूरी की पूरी मंत्री जो परिषद होती है, जो मंत्री परिषद होता है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। इस कारण से कहा गया कि जो मृत्यु हो गया या जीवन हो गया या निर्माण हो गया वो सब क्या है, एक तरीके से केंद्र बिंदु किसकी है, प्रधानमंत्री के अंडर ही है। और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली मैंने आपको बता दी कि क्या होती है, आपको मैंने स्टार्टिंग में इसका डिस्कशन अच्छे से कर दिया था। ऐसे ही जिसमें राष्ट्रपति केवल क्या है, एक तरीके से वो संवैधानिक कार्यपालिका, एक मीन्स औपचारिक कार्यपालिका है, तथा प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका इसे किस लिए कहा गया मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि जो जितनी भी सारी शक्तियाँ होती है ज़्यादा से ज़्यादा किसको मिली होती है, प्रधानमंत्री को मिली होती है। और नाम मात्र और अवास्तविक कौन होता है, एक तरीके से राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 75 में के अनुसार ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, आपको मैंने बताया इसके बारे में, तथा मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद के गठन में ना प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के बिना मतलब राष्ट्रपति ना किसी भी मंत्री को क्या नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद में ऐड नहीं कर सकता है जब तक कि प्रधानमंत्री नहीं कहता। प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों को लेकर आता है उन्हीं को क्या करता है, एक तरीके से राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है मंत्रिपरिषद के लिए। और मंत्रियों के विभाग का बंटवारा है ना उनके बीच सामंजस्य स्थापना करता है। पदोन्नत एवं पदोन्नत का अधिकार प्रधानमंत्री को है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी गतिविधियों तथा कार्यवाहियों का नेतृत्व करता है, क्योंकि उसका अध्यक्ष ही होता है प्रधानमंत्री। और इस प्रकार कहा जा सकता है ना कि प्रधानमंत्री ना संपूर्ण मंत्रिपरिषद एवं प्रशासन का निरीक्षण नियंत्रण करता है। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस पद का नियुक्त हो जाता है ना तो इस पद का महत्व क्या हो जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के अंतर्गत क्या संबंध है। आपने देख लिया कि मंत्रिपरिषद कभी तभी अस्तित्व में रहती है जब तक प्रधानमंत्री रहता है। जैसे ही वो अस्तित्व से हट जाते हैं, मतलब त्यागपत्र दे देते हैं, तो मंत्रिपरिषद भी पूरी क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिए जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको पता चल चुका होगा। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री एवं संसद के बीच में क्या संबंध है। जो प्रधानमंत्री संसद की गतिविधियों में ना खास भूमिका निभाता है। वो कैसे, जो संसद के नेता की दृष्टि से ना प्रधानमंत्री क्या होता है, एक विशेष होता है। अब इसके बारे में हमने नीचे दे रखा है, जैसे प्रधानमंत्री संसद का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित भी कर सकता है। और लोकसभा की कार्यवाही किस प्रकार चलेगी, कौन सा प्रस्ताव पहले पेश किया जाएगा, कौन बाद में, इन सभी का निदान एक तरीके से क्या करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता से सलाह करता है। तो यही चीज़ें हैं, आपको पता चल गया। ऐसे नेक्स्ट है कि परंपरा के अनुसार ना सदन में सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं करता है। जो मतलब जितने भी सदन में जितनी भी नीतियाँ होती हैं उसकी घोषणा कौन करता है, प्रधानमंत्री स्वयं करता है। और युद्ध जैसी घटनाओं के समय केवल प्रधानमंत्री बोल सकता है और किसी को एक तरीके से इजाज़त नहीं होती ज़्यादा उस मामले में बोलने की। और यह अधिकार किसके पास होता है, ओनली प्रधानमंत्री के पास ही होता है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के परंपरा के अनुसार ना प्रधानमंत्री के पास है ना यह विशेष अधिकार होता है ना कि लोकसभा को भंग कर सकता है और नया सभा बुला सकता है। तो अब आपने देख लिया कि प्रधानमंत्री एवं संसद के बीच में क्या क्या संबंध है। इन संबंधों का आप आसानी से लिख सकते हैं कि हाँ वो उसको क्या कर सकता है, एक तरीके से अधिवेशन को बुला सकता है, कभी भी उसको भेज सकता है, मतलब अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। और फिर क्या कर सकता है, विशेष अधिकार प्राप्त होता है कि लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है और नया सदन बुला सकता है। तो यही चीज़ इसको क्या होती है, मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री को संसद के प्रति उसके क्या क्या संबंध होते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति। इस वजह से पूरे लक्ष्य में देखा जाए ना तो आपको राष्ट्रपति से ही कोरिलेट करके पूरा प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि हाँ प्रधानमंत्री के पास ये शक्तियाँ होती हैं, वो इसकी भूमिका ये है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, 5 साल का कार्यकाल होता है।
ये चीज़ आपने देख रखा। तो अब आप हम इसमें देख ले कि प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या संबंध है। तो भारत ने ना संसदीय प्रणाली को अपनाया है और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। आपको पता है कि हमारे जो संघीय कार्यपालिका है उसके अंदर ये सारे अंग आते हैं। और कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है कि जो उसका प्रधान होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, परंतु नाम मात्र का प्रधान होता है। परंतु जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के सहयोग व सलाह से कार्यों को क्या करता है, संपादित करता है। 74 आर्टिकल दोबारा से यहाँ पे आ गया, डिस्कशन हो गई इसकी कि वो किसके मतलब किसकी सलाह पे कार्य करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पे कार्य करता है। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान क्या होता है, प्रधानमंत्री, जो मैंने आपको बताया। औपचारिक प्रधान होने के कारण है ना, हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी हैं, अपितु उसके पद को गरिमा से युक्त बनाया गया। इट मीन्स उसको कैसा बनाया गया, उसके पद को गरिमा से युक्त बनाया गया है। वह राज्य का एक शक्तिशाली शासक होने के बजाय भारतीय राज्य की एकता व अखंडता का प्रतीक है। मतलब वो एक राज्य के शासक के तौर पर ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं है, परंतु इसको क्या एक तरीके से इसकी क्या प्रतीक है, इसका प्रतीक है कि राज्य की एकता और अखंडता को यह क्या करता है, शो करता है, जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं। और उनकी स्थिति भले ही वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में ना उनका जो पद है ना वो एक धुरी के समान है। ऐसा क्यों कहा गया कि जो संकट के समय क्या करता है, संवैधानिक तंत्र को सुरक्षित कर सकता है। आपने देखा कि जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उस टाइम सबसे जो सर्वोपरि होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो यही चीज़ है कि संकट के समय क्या सा होता है, संवैधानिक तंत्र को संतुलित कर सकता है। और प्रधानमंत्री का यह दायित्व भी है ना कि राष्ट्रपति को शासन संबंधी कार्यों की सूचनाएं दें और उनसे मिलकर सलाह मशवरा करें। और 42वें एवं 44वां संशोधन, आपको पता है कि जो 42वां संशोधन है ना उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और हमारा जो 44वां संशोधन था ये बहुत अहम संशोधन है क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। आपको इन सब के बारे में तो सब बच्चों को नॉलेज होगी ही होगी। अब इसमें यही कहा गया है कि इसके अंतर्गत है ना, साथ ही भारत में पूर्व की परंपरा लिखित संविधान का भाग बन गई है। इन संशोधनों के फलस्वरूप है ना राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को क्या करते हैं, क्षेत्र सीमित हो गया है। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अधिकार को क्या करते हैं, सीमित कर दिया गया। और ये किस अनुच्छेद से हमें पता चलता है, ये हमें अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल जो है 74 से स्पष्ट होता है कि जो राष्ट्रपति है ना वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करेगा। और राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, मंत्रिमंडल से सलाह पर सामान्यतः या अन्य प्रकार से एक बार पूर्ण विचार करने के लिए कर सकता है। अब आपको पता है कि अगर कोई बिल एक्ट बनाने के लिए चाहिए जाना होता है तो किसके पास होता है, साइन करवाने के लिए किसके पास भेजा जाता है, वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। परंतु अगर राष्ट्रपति ने मान लो कि उस एक्ट को वापस से भेज दिया गया कि हाँ एक बार इस पर आप दोबारा से डिस्कशन कर लो, और लोकसभा में उस सदन में देख लिया गया कि हाँ इसमें सब कुछ ठीक है, और सदन ने दोबारा से राष्ट्रपति के पास उसको भेज दिया, तो राष्ट्रपति उसमें मजबूर होता है उसको साइन करने के लिए, फिर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। और इसके बाद 3 टाइप की वीटो पावर होती है, आपको पता है। वीटो का पावर का मतलब होता है मना कर देना, या तो वो अपनी मतलब पॉकेट वीटो पावर, इस टाइप के इसमें है नहीं तो मैं आपको बता नहीं रही, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो यही चीज़ है कि आपने देख लिया कि राष्ट्रपति के संबंध में इसका क्या संबंध है, कि वो किस टाइप से एक तरीके से जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, और हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। फिर हमने देखा कि जो राष्ट्रपति होता है एक तरीके से वो उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, परंतु जो उसकी जो राष्ट्रपति है ना उसके पद को कैसा बनाया गया है, एकता व अखंडता के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। और फिर भी इसे क्या कहा गया है, धुरी के समान कहा गया है, क्योंकि ये संकट के समय क्या करती है, एक तरीके से संतुलित करती हैं। तो आपने देख लिया ये चीज़ें को। तो राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य ना संबंधों में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है ना कि सत्तासीन दल या गठबंधन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही फिर जो समानता ना इस कारण से भी क्या कहा गया है कि दोनों के बीच में क्या है, सामंजस्यता है, बनी रहती है। और भारतीय राजनीति के गठबंधन के इस दौर में दोनों के संबंधों को क्या कर दिया, पुनः जागृत कर दिया है। अब आपने देख लिया कि हाँ जो हमारा जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या क्या संबंध हैं। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। इट मीन्स पूरे जो चैप्टर का कंक्लूजन क्या है, इस पूरे यूनिट जो आपका प्रधानमंत्री वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 3, उसका पूरा कंक्लूजन क्या है। तो भारत देश का राष्ट्रपति औपचारिक व संवैधानिक शासक होता है। आपको मैंने ये चीज़ बहुत बार इस लेक्चर में बता दिया। परंतु कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ असीमित होती हैं। आप जानते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर इनकी शक्तियों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, हमारे PM है। और लेकिन वह एक तानाशाह की तरह आचरण नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं कर पाता, वो तानाशाह अगर चाहे तो वो अकेले अपनी मर्जी से जो भी फैसले लेना चाहे वो ले सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। वह संवैधानिक नियमों कानूनों के अनुसार प्रतिबंधों के अधीन रहकर ही कार्य करता है।
एवं इन प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर उसका क्या होता है, अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। आपको पता है कि 5 साल बाद फिर वो सरकार आएगी ही नहीं अगर वो कानून के अनुसार क्या नहीं करती है, काम नहीं करती है। और इसलिए भी प्रधानमंत्री एक तरीके से तानाशाह नहीं हो सकता है ना, क्योंकि लोकसभा की जवाबदेही, लोकमत के बहुमत का प्रतिबंध, साथ ही मंत्रियों द्वारा अंकुश और दलीय प्रतिबंध या उनके एक तरीके से जो विरोधी पार्टियां होती हैं वो उनकी और राज्य के मुख्यमंत्रियों का दबाव होता है, और गठबंधन में सम्मिलित दलों का दबाव होता है, या राष्ट्रपति का परामर्श जो होता है, या बहुदलीय व्यवस्था, विरोधी दल, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव आयोग के रहते हुए भारत का कोई भी प्रधानमंत्री क्या नहीं कर सकता, तानाशाह नहीं हो सकता। इसलिए उसके पास इतनी पावर होते हुए भी वो क्या नहीं कर पाता, एक तरीके से तानाशाह नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पास आसपास विरोधी दल हो गए, चाहे राष्ट्रपति हो गया, चाहे मुख्यमंत्री हो गए, ये सब क्या करते हैं, उसको उसके कर्तव्य का ध्यान दिलाते रहते हैं। विरोधी पार्टियां होना भी बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारे देश में निभाती है। अब आप जानते हैं कि जो विरोधी पार्टियां होती है एक तरीके से वो उन पर दबाव डालते हैं कि हाँ आप ये काम करो। अब मान लो कि कांग्रेस की सरकार है और जो बीजेपी की सरकार है, अब कांग्रेस की सरकार क्या करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो एक तरीके से वो क्या करे, बीजेपी सरकार पर एक तरीके से प्रेशराइज करे कि हाँ आप ये काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं करे, तो सरकार क्या सोचेगी कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो अगले साल कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो वो काम करने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोगों को ही फायदा होता है। तो इस कारण से भी क्या होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो तानाशाह नहीं हो पाते हैं और लोगों के हितों के बारे में भी सोचते हैं, और लोगों के मतलब एक तरीके से लोगों का इसमें फ़ायदा होता है। तो अब आपने देख लिया कि विरोधी पार्टी कैसे एक तरीके से अपना रोल निभाती है प्रधानमंत्री को तानाशाह ना होने में। संक्षेप में कहा जाए ना तो किसी भी प्रधानमंत्री की सत्ता का आधार बस यही है ना कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। एक तरीके से जितनी ज़्यादा वो अच्छे से सेवा करेगा राष्ट्र की, वो उसको क्या होगा, एक तरीके से वो प्रधानमंत्री लॉन्ग टाइम तक बने रहता है। और विगत वर्षों के संवैधानिक संसदीय इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है ना कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी असीमित शक्तियों के पश्चात भी क्या नहीं हुआ, जनमत के विरुद्ध निरंकुश शासक नहीं बन सका है। अब आपने देख लिया जब से हमारे तरीके भारत आज़ाद हुआ है तब तक ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो निरंकुश हो, एक तरह तानाशाह बन जाए, वो अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाए, ऐसा नहीं हुआ है। तो इस कारण से भी हमारा इतिहास हमारा क्या है, एक तरीके से इसका गवाह है। तो यही चीज़ आपने देख लिया कि हमारा एक तरीके से प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, कार्यकाल क्या है, इसके साथ किसका क्या संबंध है, प्रधानमंत्री का संसद के क्या संबंध है, मंत्रिपरिषद के साथ क्या संबंध है इसका। फिर हमने देखा कि इसका कार्यकाल कितने टाइम का, इसकी शक्तियों के बारे में हमने देखा, इनकी इतनी सारी शक्तियों के बारे में हमने देखा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें जो सेकंड सेमेस्टर में है और जिनके पास ये पॉल साइंस का सब्जेक्ट है, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।